Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the third major group of fungi, that is Basidiomycota or the club fungi. So let's move to the classboard. So dear students, the third group based on the sexual reproduction, that is Basidiomycota. Basidiomycota, it is the phylum. क्लियर, हम पहले पढ़ चुके हैं. और ग्रुप, इसके ग्रुप मेंबर्स को क्या कहते हैं? बेसिडियोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसिटीज. और कॉमन नेम क्या है इनका? डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्स द कॉमन नेम? यस, यू आर राइट, इट इज क्लब फंजाई. सो क्लब फंजाई. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहले तो एमसीक्यू उसको मार्क करें फर्स्ट लाइन के अंदर. एस्कोमाइसीट्स जो थे वो लार्जेस्ट ग्रुप था, ठीक है, वो एमसीक्यू था, लार्जेस्ट ग्रुप. और उसमें से भी हमने बात की थी कि ज्यादातर, मोस्ट ऑफ देम दे आर टेरेस्ट्रियल. दो एमसीक्यूज बताए थे. और तीसरा उसमें था कि 50% जो है वो लाइकन्स एसोसिएशन में. यहां पर सबसे पहले चीज, द मोस्ट फेमिलियर फंजाई. क्लियर? ये कौन सा ग्रुप है जो फेमिलियर है, मतलब कि जो मानूस है, जो ज्यादा जाना जाता है, मशहूर है, ठीक है, फेमस है, वो फंजाई के अंदर ये वाला ग्रुप है, बसिडियोमाइकोटा. और इनकी फेमसिटी, फेम और इनकी फेमिलियरिटी का जो रीजन है वो भी हम डिस्कस करेंगे. इसमें एडिबल्स भी हैं, इसमें जो है पैथोजेंस भी मौजूद हैं. क्लियर? तो उस वजह से ये काफी फेमस है. तो फेमिलियर ज्यादा है. क्लियर? द मोस्ट, एमसीक्यूज के लिए मार्क कर ले प्लीज. मोस्ट फेमिलियर, ग्रुप ऑफ फंजाई. और उसकी रीजन, इट कंटेन्स और इट हैव, दिस ग्रुप हैव द edible mushrooms, एडिबल मीन्स जो खाए जाते हैं. तकरीबन 200 से ज्यादा स्पीशीज हैं मशरूम्स की जो कि एडिबल हैं, खाई जाती हैं पूरी दुनिया के अंदर. सो पिज़्ज़ा के अंदर और वैसे इसके यानी कि सालन बना के इसका खाया जाता है. ठीक है. सो एडिबल मशरूम्स. क्लियर? और दूसरे नंबर पर डिवास्टेटिंग, ये खतरनाक, सबसे वजह ये खतरनाक चीज, डिवास्टेटिंग पैथोजेंस, वो भी इसी ग्रुप के अंदर मौजूद है. ये है इनकी फेमिलियर होने की वजह, फेमस होने की वजह. ठीक है. एक तो खाए जाते हैं पूरी दुनिया में, दूसरा ये नुकसान पहुंचाने में भी सबसे आगे हैं. पैथोजेंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो पैथोजेनिसिटी कॉज करते हैं. और पैथोजेनिसिटी किसे कहते हैं? द एबिलिटी टू कॉज डिजीज, बीमारी कॉज करवाना. ठीक है, बीमारी की वजह. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाते हैं या बीमारी की वजह बनते हैं, कॉजेटिव एजेंट होते हैं, उनको पैथोजेंस कहा जाता है. ठीक है. द डिवास्टेटिंग पैथोजेंस लाइक रस्ट, स्मट एंड ब्रैकेट, और इनको शेल्फ फंजाई भी कहते हैं. शेल्फ
fungi are all club fungi. ये सब के सब क्या हैं? क्लब फंजाई. अब इनको क्लब फंजाई क्यों कहते हैं? क्लियर? आइए इसको why so called? Why called क्लब फंजाई? अच्छा, उससे पहले ये बताते चलो ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई. ये आमतौर पर लकड़ के ऊपर जो टिम्बर लंबर जो होता है हमारा वुड, उसके ऊपर ये इनकी शेप सिर्फ ब्रैकेट्स की शेप होती है और शेल्फ की शक्ल में ग्रो करते हैं. ठीक है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से शेल्फ की शक्ल में, शेल्फ्स और ब्रैकेट इनकी शेप है, इस वजह से इनको ब्रैकेट शेल्फ फंजाई. लेकिन ये लकड़ को, प्लांट्स को खा जाते हैं. ठीक है, और स्मट और रस्ट फंजाई इसका इसी लेक्चर के अंदर हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो ये आ जाएगा. क्लियर? सो व्हाई दे आर कॉल्ड एज क्लब फंजाई. क्लब, डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है क्लब किसे कहते हैं? अगर कभी आपने वो देखे हो कार्ड्स, ताश के पत्ते, तो उसमें वो 4 डिफरेंट वो कलर्स होते हैं. उसमें एक होता है स्पेड, जिसको हम चिड़िया कहते हैं. ठीक है, एक होता है स्पेड और एक होता है चिड़िया, जिसको हम क्लब कहते हैं. अब वो उसकी शेप इस तरह से होती है, इस तरह से. ठीक है, तो इस तरह से बने थे क्लब्स. इसी वजह से इस रंग का नाम ही क्लब है. इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखिए तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, लाइक दिस. इसके एक ऑर्गन को निकाल कर देखें तो क्लब एक ऐसे पुराने वक्तों में ये हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था. एक लकड़ से बना हुआ जो जिसका एक एंड जो है वो थोड़ा नैरो है और दूसरा एंड ब्रॉड होता है. इस तरह से आपने देखा पंखा जो फैन के ऊपर भी इसी तरह से होता है. उसका एक एंड जो होता है वो ब्रॉड होता है और एक एंड जो होता है उसका नैरो होता है. तो इस शेप को, दिस शेप इज कैरेक्टरिस्टिक शेप, दिस इज क्लब शेप. इसे कहते हैं क्लब. क्लियर? इस शेप को क्लब शेप कहते हैं. अब इनको क्लब फंजाई क्यों कहते हैं? बिकॉज द basidiomycetes or basidiomycetes are called club fungi because of characteristic club shaped reproductive structure called basidium. इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो है बेसिडियम. एस्कोमाइसीड्स में क्या था? एस्कस था. इनके अंदर क्या है? बेसिडियम. आपको बताया था कि एस्कस के अंदर बनते हैं स्पोर्स, ये वो मियोसिस के बाद, जबकि यहाँ पर बेसिडियम के ऊपर लगते हैं, बॉर्न ऑन. क्लियर? सो बेसिडियम और प्लूरल है इसकी बेसिडिया, ये बेसिडियम सिंगुलर है. इसी वजह से द हेंस दे आर नेम्ड द क्लब फंजाई. इसकी शेप इस तरह से होती है. अभी आगे चलकर हम इसको डिस्कस भी करेंगे. सो the nuclear fusion is followed by, जी डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद क्या होता है? सबके अंदर हमने एक बात पढ़ी थी, इज फॉलोड बाय मियोसिस. या हम ये कह सकते हैं मियोसिस इट फॉलोज न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद मियोसिस होती है. सो न्यूक्लियर फ्यूजन इज फॉलोड बाय मियोसिस and forming 4 4 sexual spores called, उनको क्या कहते हैं? बेसिडियोस्पोर्स
अब खास बात, which are born, जो कहां पर पैदा होते हैं, which are born on the basidium, उसके ऊपर, ठीक है, not inside the basidium, उसके अंदर नहीं। क्लियर? और इसमें फिर जो स्पोर्स होते हैं, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक फ्रूटिंग बॉडी होती है, द बैसिडियम, उसी तरतीब से बैसिडियम इज फॉर्म्ड इन द फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं, द बैसिडियोकार्प। और याद रखिएगा बैसिडियोकार्प, क्योंकि कोई भी फंगस है तो किससे बना हुआ है, एक्सेप्ट फॉर द यूनिसेलुलर, उनके अलावा बाकी तमाम वो हाइफी से बनते हैं। और हाइफी ऐसे वही पैक होकर मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरह की शेप्स बना रहे होते हैं फंजाई की। सो द फ्रूटिंग बॉडी बैसिडियोकार्प, द फ्रूटिंग बॉडी मीन्स, yeah, Basidiocarp is entirely made up of, entirely मतलब मुकम्मल तौर पर, it is made up of dikaryotic hyphae. क्लियर? और इनके हाइफी हम पहले पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। Their hyphae are, जी डियर स्टूडेंट्स क्या है, they are septate, they are septate, और septate हैं। और इनमें एक और बात कॉमन जो बताई थी एस्कोमाइसीड्स के साथ, इसके साथ they have lengthy dikaryotic phase। तो डायकैरियोटिक फेस जो होती है, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो बायन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद हैं। और जो अभी उस बॉडी के अंदर नहीं है, जो अभी तक बाहर ही मौजूद हैं, वो मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं। दोनों तरह के इनके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं। क्लियर? तो हाइफी के अंदर जो सेल्स हैं वो मोनोन्यूक्लिएट भी हैं और बायन्यूक्लिएट। मोनोन्यूक्लिएट कहाँ पे, जो फ्रूटिंग बॉडी के बाहर है। जो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर हैं वो डायकैरियोटिक हैं, और दो उनके अंदर न्यूक्लियाई मौजूद हैं, डिफरेंट हेट्रो न्यूक्लिएटेड हैं, हेट्रोकैरियोटिक हैं, और वही फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे। अगर आपको लास्ट लेक्चर समझ आ गया तो आप इनकी भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो इसमें मशरूम इसकी कॉमन एग्जांपल है, याद रखेंगे। तो ये एक स्ट्रेन, उसका हाइफी और ये उसका न्यूक्लियस, और ये दूसरी स्ट्रेन, ठीक है, और ये उनके हाइफी और उनके न्यूक्लियाई। दिस इज लेट्स सपोज पॉजिटिव स्ट्रेन, और ये नेगेटिव स्ट्रेन। चूँकि बताया था आपको इनके अंदर वो एज सच गोनेट्स तो नहीं होते, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स तो नहीं होते, जिस तरह के मेल और फीमेल यानी गैमेट्स टाइप नहीं होते। तो हम इनको किस तरह से शो करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन शो करेगा बिटवीन द ऑपोजिट साइंस। तो टू जेनेटिकली डिफरेंट बट कंपैटिबल जो हाइफी दे विल कम अक्रॉस, जहाँ पर ये फ्यूज करेंगे, जहाँ पर प्लाज्मोगैमी होगी वहीं पर क्या बनेगा, द मशरूम।
ये इसकी अंडर साइड है मशरूम की, मतलब कि इसकी दैट इज द डॉर्सल, ऊपर वाली डॉर्सल, नीचे वाली वेंट्रल सरफेस के, और ये उसके ऊपर इसकी कैप, इस तरह से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है इसके, ये इसकी इस टाइप के गिर्द, और फिर यहाँ पर भी सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मशरूम। ये इसकी कैप है, इसको हम कहते हैं पाइलियस। पाइलियस का मतलब ही कैप है, ठीक है, एक पॉइंटेड या कन्वेक्स हो या कनकेव हो, ये कन्वेक्स है, ठीक है, ये कैप, इट इज़ द कैप। और यहाँ पर देखिएगा, ये इसकी दिस इज द स्टेम, इसको स्टेम कहते हैं या इसको स्टाइप भी कहते हैं इसकी मशरूम की, ठीक है, दिस इज अ मशरूम एक्चुअली। और इसकी यहाँ पर स्टेम की या स्टाइप की बेस के ऊपर यहाँ पर ऐसे एक लूज शीट होती है, दैट इज वोल्वा। और इसी तरह से यहाँ पर जहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी रहती है, उस यहाँ पर उसके नेक के ऊपर यहाँ पर एक इस तरह से लूज शीट होती है, इसे रिंग कहते हैं या फिर इसको एनुलस भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज एनुलस। और उसके नीचे, अब ये ज़रा स्ट्रक्चर को समझिएगा, ये इस तरह से है, और मैं आपको ये नीचे से दिखाया इसके अंडर सरफेस है, ये इसके गिल्स हैं, ठीक है, तो ये इसके बाकायदा तौर पर गिल्स। अब ये गिल्स इनको क्यों कहते हैं गिल्स, हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 और इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 में भी पाइसिस के अंदर कि उनके अंदर गिल्स होते हैं, गिल्स, मछलियों के गिल्स होते हैं लिटरली। अगर आप देखिएगा, अगर आपने कभी गौर से देखा हो, सो दिस इज गिल आर्क, फिश की होती है गिल आर्क, और उसके साथ फिर अटैच होते हैं गिल्स, दीज आर द गिल्स, गिल फिलामेंट्स, एग्जैक्टली इसी शेप की ये गिल्स होते हैं। अगर आप इसको लाइव देख रहे होंगे तो देखिएगा कि बहुत खूबसूरत, जिसे सेपरेट इस तरह पेजेस की तरह के ये गिल्स होते हैं, ये इसके अंडर सरफेस पे मशरूम के, हर मशरूम के नीचे ये मौजूद होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर एक यहाँ पर भी हाइफी मौजूद हैं, इसके ऊपर एक कैप है, कैप के अंदर कुछ ज़्यादा ही टाइटली और कॉम्पैक्टली पैक्ड हाइफी होती हैं, ठीक है, ये थोड़ा टाइट स्ट्रक्चर होता है। सो दिस इज हाउ। अब इसको थोड़ा सा मैं इस गिल्स में, इस गिल्स को अगर थोड़ा सा हम डिटेल से देख लें, सो हाउ वुड दे लुक लाइक if we see at under the microscope, तो ये गिल्स कुछ इस तरह से दिखाई दे रही होती हैं। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ये गिल्स हैं, इसके 3 गिल्स दिखाए गए, सो hundreds of gills are there in a mushroom। so यहाँ पर ये these are the basidia lining the gills, इनके गिल्स की लाइनिंग पे ये मौजूद हैं। और अब इसको भी अगर हम थोड़ा सा मज़ीद थोड़ा सा डिटेल से देखें, यहाँ से इतना सा स्ट्रक्चर, और थोड़ा सा इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये हाइफी, ये सारे डाइकैरियोटिक हाइफी, तो जहाँ पर हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन वहाँ पर बनेगा
जैसे यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन, तो यहाँ पर बनेगा वही क्लब शेप स्ट्रक्चर, इस तरह से। लेट्स सपोज यहाँ पर भी फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये क्लब शेप्ड इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन गया। और फिर जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो उसके बाद क्या होती है, मियोसिस, और उसके बाद क्या बनेंगे, स्पोर्स। कौन से, बेसिडियो स्पोर्स, और कितने, 4। कहाँ पर, ऑन, ये देखिए इसके बाहर नेकेड स्पोर्स भी इनको कहा जाता है, इनको दे आर आल्सो कॉल्ड एज नेकेड स्पोर्स। सो दिस आर द हाइफी जो कि डायकैरियोटिक है, और ये स्ट्रक्चर दैट इज बेसिडियम, ये हम गिल्स की लाइनिंग को देख रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, दीज आर बेसिडियो स्पोर्स, ठीक है। ये बेसिडियो स्पोर्स हैं जो कि इसके ऊपर मौजूद हैं, अंदर नहीं है, ये याद रखना आपने, अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। इसी तरह से यीस्ट का भी मैंने आपको बताया था, वो किस तरह से पता चलेगा कि सेक्सुअली किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रही है। तो अगर तो वो बेसिडियम के ऊपर वो स्पोर्स बन रहे हैं तो तब वो यीस्ट बेसिडियो कार्प और बेसिडियो स्पोर्स बनाएगी। और इसी तरह से अगर वो अंदर बनते हैं थैली के अंदर, तो वो याद आ गया होगा आपको, लास्ट में हमने डिस्कस किया था। क्लियर होगी ये बात। और इसी तरह से सेम उसी तरह से जैसे कि हमने बात की, इसको अगर मैं दूसरे तरीके से ड्रॉ करूं, इसी को, लेट्स सपोज दिस इज अ मशरूम, ये इसके अंदर सारे क्या हैं इसके, ये हाइफी, और सब के सब क्या हैं, डाइकैरियोटिक, क्योंकि इसके नीचे क्या मौजूद है, क्लियर। तो लेट्स सपोज दिस इज अ मशरूम, तो इसके अंदर ये सारे क्या मौजूद हैं, ऑल दीज आर द हाइफी, तो सब जस्ट शो कर रहा हूँ उसकी अंडर सरफेस को, जहाँ पर गिल्स होते हैं वहाँ के हाइफी, और ऑल दीज आर डाइकैरियोटिक, ठीक है। ऑल दीज आर डाइकैरियोटिक, क्योंकि फ्रूटिंग बॉडी एंटायरली डाइकैरियोटिक होती है, ठीक है। इसके हाइफी या सेल्स जो होते हैं दे आर डाइकैरियोटिक। तो ये लेंथी फेस है, ठीक है, और इसी फेस में रहेंगे तो ये बनेगी बेसिडियोकार्प, और ये इसके ऊपर इसकी कैप, ठीक है, दैट इज द पायलियस, और इसमें ये गिल्स हैं, दीज आर एक्चुअली द गिल्स। और इसमें से फिर मैंने आपको ये डिटेल दिखाई कि ऑनवर्ड फिर ये इस तरह से नजर आएंगे, जहां पर इसमें जिस हाइफी के ऊपर ये न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा वहीं पर आगे ये बेसिडियम बनेगा, और बेसिडियम के बाद मियोसिस की वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद मियोसिस है, तो उससे 4 बेसिडियोस्पोर, 1 2 3 4, तो 4 बेसिडियोस्पोर्स इसके ऊपर बनेंगे। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द बेसिडियोमाइकोटा। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द लाइफ साइकिल ऑफ लूज सो मच ऑफ वेट। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।